Today we will deal with the chapter excretory product and its elimination. तो जैसे ये एक्सक्रीशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। मतलब कि अगर कभी भी हम कुछ खाते हैं, कुछ भी इंजेक्शन करते हैं तो उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और फिर भी कुछ रेजिडुअल पार्ट उनका कुछ ना कुछ बच जाएगा जिसको एलिमिनेट करना होता है हमें बॉडी से। कभी भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी उसको उसमें भी कुछ रेजिडुअल पार्ट बचेगा तो उसको भी एलिमिनेट करना होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट में फर्स्ट वन इज़ अमोनिया, सेकंड इज़ यूरिया, थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड। तो अमोनिया टॉक्सिसिटी के लेवल पर देख लेते हैं। अमोनिया जो वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उससे कम यूरिया होता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। अमोनिया सिंपली अमोनियम आयन की फॉर्म में थ्रू डिफ्यूजन बॉडी से निकल जाता है और ये जो यूरिक एसिड है ये पैलेट की फॉर्म में निकलता है। और यूरिया जो है ये अडेप्टेशन होता है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, क्योंकि वाटर अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा था और अमोनिया को फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू इन लीवर थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। तो फिर उसके बाद यूरिया को ब्लड में रिलीज़ किया जाता है और फिर किडनी के थ्रू फिल्टर कर दिया जाता है। और जो अभी देख लेते हैं एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती हैं बोनी फिश वगैरह में। तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में तो होगा ही अमोनोटेलिक। तो और ये टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मैराइन फिशेज और मैमल्स में यूरिया होता है, हमारे में भी यूरिया होता है। यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, रेप्टाइल, बर्ड्स वगैरह, लैंड स्नेल्स वगैरह में होता है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थस, रोटिफर्स, सम एनिलिड, सिफेलोकॉडेट, इनमें तो फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडी होता है जो कि प्राइमरीली कंसर्न होता है ऑस्मो रेगुलेशन से। ऑस्मो रेगुलेशन माने तो वही आयनिक बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके रखना। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये अलग अलग के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एनिलिड में नेफ्रीडिया होता है, कॉकरोच में मालफिजियन ट्रिब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, क्रस्टेशियन में हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड एरेक्निड्स में। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमें पता है कि एक पेयर किडनी का होता है और वन पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। तो जो किडनी उसकी पोजीशन जो है वो T12 लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में पोजीशन है उसकी, सिचुएटेड होती है किडनी। उसकी लेंथ की डायमेंशंस हमें ध्यान में रखनी है, वेट ध्यान में रखना है। डोर्सल होती है, मेसोडर्म ओरिजिन की होती है। जो वन पेयर यूरेटर होता है, मतलब एक पेयर होता है जिसमें ट्रांजिशन एपिथेलियम होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है, और यूरेथ्रा ये रही किडनी। यहाँ से एक हाइलम नोच टाइप होता है जहाँ से यूरेटर निकलती है और यहाँ से भी इधर से दूसरी किडनी से भी निकल के आती है और वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी मीट करती हैं और यहाँ से यूरेथ्रा निकल के आता है जहाँ से यूरिन बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। उसके बाद हम किडनी की बात करें तो हमने देखा था कि किडनी में मैंने अभी बताया हाइलम नोच होती है जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, सब कुछ मतलब नर्व्स वगैरह सब किडनी में एंटर करते हैं और उसकी आउटर कवरिंग को टफ कैप्सूल बोलते हैं। दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रीनल कॉर्पसल बोलते हैं उसको, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, सॉरी रीनल कैप्सूल। अब किडनी के अंदर अगर ये किडनी है तो इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है हाइलम, यहाँ पे हाइलम है, ये नोच टाइप है, यहाँ से हाइलम है, यहाँ से यूरेटर निकलती है। तो ये जो बाहर वाला टाइप है दैट इज़ कॉर्टेक्स और अंदर वाले पेट को मतलब इधर ये जो बचा दैट इज़ मेडुला, जिसमें ये मेजरली मेडुलरी पिरामिड्स बने होते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स का जो रीजन है, ये जो मेडुला के बीच में इंसर्टेड है, ये रीजन इसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलमनाई बोल देते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड्स जो हैं ये कैलिसिस होता है, ये कैलिसिस में ओपन होती है और कैलिसिस के आगे जो ब्रॉड फनल शेप्ड जो स्पेस आती है दैट इज़ रीनल पेल्विस। उसके बाद हम देखते हैं नेफ्रॉन ऑलमोस्ट हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूब्यूल। तो ये तो ग्लोमेरुलस हुआ और इधर आगे रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। रीनल आर्टरी हार्ट से किडनी को ब्लड देने के लिए आ रही थी, वो एफरेंट आर्ट्रियोल में टूटी, उसने यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क बनाया और इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकल गई। दिस वन इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। और उसके बाद बोमन कैप्सूल और पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैनले, ये सब रीनल कॉर्पसल्स रीनल ट्यूब्यूल्स शुरू हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस था और यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल था। इन दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल।
वोमेन कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड होता है। उसकी आउटर लेयर तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, बट जो इनर लेयर है वो पोडोसाइट से बनी होती है। ये एक मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, स्क्वेमस ही सेल होते हैं, बट इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि इनके बीच में कुछ स्लिट पोर्स बच जाते हैं, स्पेस बच जाती है, जिसको हम स्लिट पोर्स बोल देते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब हम ये देखें कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर में जो ब्लड वेसल्स थी वो, और उसके नीचे ये जो बोमन, ये ग्लोमेरुलर में ब्लड वेसल थी उसकी एंडोथेलियम आउटर कवरिंग, और ये जो बोमन कैप्सूल है इसकी जो पोडोसाइट वाली लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है, इनको मिला करके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहाँ से जो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है वो फिल्टर होके आगे फिल्ट्रेट रीनल टिब्यूल में जाएगा। उसके बाद पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब होते हैं, ऊपर पार्ट थिक होता है, इनर नीचे से थिन होता है। और डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि कलेक्टिंग डक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और नॉट, तो या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क समझते हैं क्या होता है। इफरेंट आर्टीरियोल आई, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ग्लोमेरुलर से बाहर निकली, ये पीसीटी और डीसीटी के अराउंड जा करके उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहलाएगा। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ही आगे फिर वासा रेक्टा बनाएगी, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगी, तो जिसको हम वासा रेक्टा बोल देंगे, यू शेप्ड होगी। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जनरली अगर हम देखें तो ये ग्लोमेरुलर है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये यहाँ पे देखते हैं ये बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल दोनों मिला करके माल्फिजियन बॉडी है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा तो कॉर्टेक्स में होगा, और लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में होगी। तो उसके बेसिस पे हमने ये इनको डिसाइड कर लिया कि किस दो, मतलब जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो कितनी डीप मेडुला में है, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, दो नेफ्रॉन की कैटेगरी बनाई। मैक्सिमम कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले छोटी सी होती है, स्मॉल होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर लूप ऑफ हेनले नहीं है तो वासा रेक्टा भी नहीं होगी। और जक्सा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लार्ज होती है, लॉन्ग होती है, और जो वासा रेक्टा है वो भी वेल डेवलप्ड होती है। उसके बाद देखें तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेथड होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हम ये देखें अगर कि यहाँ पे हमने ग्लोमेरुलर से जब हमने रीनल टिब्यूल में फ्लूइड भेजा, दैट इज़ द फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट हमने बनाया। अब ये जो फिल्ट्रेट हमारे पास रीनल टिब्यूल में आया है उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, उसको हमें वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में या फिर ब्लड सप्लाई जो है हमारी बॉडी में उसमें वापस से उसको भेजना है यूज़फुल सब्सटेंसेस को, तो उसको हम बोल देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। पर कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के पास भी रह जाते हैं, उसको वापस से रीनल टिब्यूल में डालना, दैट इज़ नोन एज सिक्रीशन। तो ये सब तीनों प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता यूँ है कि ये जो ग्लोमेरुलर में एफरेंट आर्टीरियोल आ रही हैं उसका डायमीटर तो बड़ा होता है, पर जो ईफरेंट लेकर के जाने वाली है उसका डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे ब्लड आता है तो वो फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में चला जाता है, और उसमें ब्लड पूरा का पूरा नहीं जाता, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जाते हैं वो होता है प्लाज्मा, और एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ करके प्लाज्मा। और ये 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना पा रही है किडनी, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और पूरे दिन में तो वो 180 लीटर 180 लीटर पर डे बनाएगी, और अगर 1 मिनट की बात करें तो 125 ml पर मिनट। रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिल्ट्रेट हमने ये देखा कि फिल्ट्रेट जो है 180 लीटर बन रहा है, और यूरिन पर जो यूरिन है एक दिन में वो तो हमें सिर्फ 1.5 लीटर ही एक्सपेल आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 99% जो है वो हमने वापस ले लिया, 99% जो फिल्ट्रेट बना था वो हमने वापस से रीअब्जॉर्ब करवा लिया। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव मैकेनिज्म से भी हो सकता है और पैसिव से भी हो सकता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव से होगा और पैसिव से इनका होगा। तो ये ट्रिक है, थोड़ी सी छोटी सी गाना ऐसे याद रख सकते हैं। ये सिक्रीशन के बारे में दिया हुआ है। तो ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया फिल्ट्रेट में। तो उससे मतलब ये आयनिक एसिड बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी फ्लूइड का।
उसके बाद देखें फंक्शंस। अगर हम रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शन देखना चाहते हैं तो पीसीटी की बात करें तो सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइन होती है। रीअब्जॉर्प्शन इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इसमें हो जाता है सभी न्यूट्रिएंट्स का और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का। ये सिलेक्टिव सिक्रीशन कराता है अमोनिया H+ और K+ का, और एब्जॉर्प्शन होता है इसमें से बाइकार्बोनेट का। तो ये सब प्रोसेसेस होते हैं ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। उसके बाद है हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले की बात की गई है। तो लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब होता है, लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब होता है वहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम सबसे कम। पर लूप ऑफ हेनले जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए। ये लूप ऑफ हेनले के कुछ फीचर हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमेबल होती है वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है, और ऐसे ही असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए और परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डीसीटी जो है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाती है सोडियम और वाटर का, ठीक है, वहाँ से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कि कंडीशनल मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो। सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है अमोनिया H+ K+ का, और इसका भी वही फंक्शन हुआ कि पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक आती है, मतलब कॉर्टेक्स से शुरू होती है मेडुला तक आती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ से हम वाटर का बहुत सारा मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन हमें मिल सके, ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। लो पासेज ऑफ सम यूरिया, कुछ यूरिया को भी ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल में डाल देता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर लेने के लिए, और हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, हमें पता है कि ये हमारी है लूप ऑफ हेनले और ये हमारी है वासा रेक्टा। इसमें फिल्ट्रेट इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है जाने की वो अपोजिट है। ऐसे ही इसमें इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो इसमें भी अपोजिट है। तो ये जो डायरेक्शन है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाती है, और ये दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं जिस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की थोड़ी बहुत जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहती है। होता यूँ है कि जो NaCl इसके लूप ऑफ हेनले के सेंडिंग लिम्ब से जो NaCl निकल के आता है वो डिसेंडिंग लिम्ब इसका ले लेता है, और फिर इसका सेंडिंग लिम्ब निकाल लेता है, फिर उसका ले लेता है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत ऑस्मोलैरिटी मतलब ये चलता रहता है प्रोसीजर, और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से वाटर भी निकाला जाता है। जो यूरिया लूप ऑफ हेनले का सेंडिंग लिम्ब लेता है वो बाद में कलेक्टिंग डक्ट फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियल में डाल देता है, जिस वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। और जो मेन है NaCl और यूरिया दोनों ही जो हैं ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं। मेडुला की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कॉर्टेक्स की कम होती है, तो उसको मेंटेन करने का NaCl और वाटर दोनों ही रोल प्ले करते हैं। और 4 टाइम्स हमारी जो ह्यूमन किडनी है, जो फिल्ट्रेट हमने स्टार्टिंग में बनाया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, जो फिल्ट्रेट हमने बनाया था उसका 4 टाइम्स हमने उसको कंसनट्रेट कर दिया, मतलब 4 टाइम्स उसको ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन बढ़ा दी, उसकी ऑस्मोलैरिटी 4 टाइम्स कर दी। उसके बाद अगर देखें, हाँ ये तो हमारा वो हो गया वाटर को लॉस करने का मतलब मिनिमम लॉस करने का तरीका, कैसे हम यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें। अब अगर हमारी किडनी के पास रेगुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर तो पहला हम देखते हैं वो हाइपोथैलेमस जेजी अपरेटस वगैरह को यूज़ करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेजी अपरेटस होता क्या। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो जाए या फिर एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, तो जो ओस्मो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, ADH और वैसोप्रेसिन रिलीज करवाया जाता है, जिससे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाया जाता है। DCT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा लिया जाता है। अब वाटर का हमने जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन करवा लिया तो वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। अब जेजी अपरेटस की बात करते हैं, तो जो DCT है और जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये जहाँ पर जिस रीजन पे स्पेसिफिक रीजन पे जिस स्पेशल रीजन पे ये मीट करते हैं उसको जेजी अपरेटस बोलते हैं। और जेजी सेल्स इनके जो सेल्स होते हैं उनको फिर जेजी सेल्स बोलते हैं, और ये रेनिन सिक्रीट करवाते हैं, RENIN। तो ये रेनिन रिलीज करवाते हैं। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन पर फंक्शन करता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 उसको एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अभी इस एंजियोटेंसिन 2 के ही 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है और दूसरा एल्डोस्टेरोन। एडर्नल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये तो रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है वाटर का और सोडियम का, कहाँ से, DCT से, और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का, इसको ध्यान रखना। तो जिस वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का भी हो गया पर साथ में सोडियम का भी हो गया, तो जिस वजह से। और दूसरा है
कि ये जो पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब ये जो एएन हाई, अगर बीपी हाई हो जाए तो एएनएफ जो एट्रिया है हार्ट का, वो एएनएफ रिलीज करवाता है, दैट इज़ एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जो कि एक वेसोडाइलेटर है, जो कि हमारे बीपी को कम कर देगा। ये एक्ट एज ए चेक ऑन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। उसके बाद अगर मिक्चुरेशन की बात करें तो जैसे यूरिन फिल होना शुरू होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, वो सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं जहाँ से मोटर मैसेज आता है ब्लैडर को, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है मसल्स में और रिलैक्सेशन हो जाता है स्फिंक्टर में, यूरेथ्रल स्फिंक्टर में, जिसकी वजह से ये मिक्चुरेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन परफॉर्म हो जाता है। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं कि ये जो सारा न्यूरल मैकेनिज्म हुआ मिक्चुरेशन के लिए, इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। उसके बाद यूरिन की अगर बात कर लें तो एडल्ट ह्यूमन में जो यूरिन है 1 to 1.5 लीटर होता है, पीएच 6 होती है, 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है। येलो कलर होता है क्योंकि इसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह वगैरह जो है ये सब भी होते हैं। उसके बाद लंग्स की बात करें, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स, लीवर, स्वेट, सीबम। लंग्स जो है वो 118 लीटर CO2 पर डे रिमूव करता है, वाटर रिलीज करता है, वाटर भी होता है थोड़ा बहुत। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है, ये सब उसके कंटेंट हैं, तो ये ध्यान में रखना। स्वेट का जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, स्वेट जो है वो यूरिया भी रिलीज करता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड, NaCl ये सब करता है। सीबम जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन स्किन, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सीज। और उसके बाद देखें तो नेक्स्ट चीज़ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो डिसऑर्डर्स हैं यूरीमिया, रीनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलर। यूरीमिया होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अगर हमारे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, ये किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से होता है। इसका क्योर होता है हीमोडायलिसिस, और सीवियर केस में तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। रीनल कैल्कुलाई सिंपली मीन्स किडनी स्टोन होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। ग्लोमेरुलर मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, किडनी में जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये जो समझाया था, लो जीएफआर अगर हो जाए, जेजी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़ रह गई, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, अगर ग्लूकोज वगैरह हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाए, दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर ग्लूकोज आएगा तो हम उस यूरिन को या फिर उस प्रॉब्लम को बोलेंगे ग्लूकोज यूरिया, और अगर हमारे कीटोन बॉडीज आनी शुरू हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कीटोन यूरिया।